नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने इस ए कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए तैयारी हेतु हमारा ये चैनल जीएस यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित जितनी भी सब्जेक्ट होगी उस सब्जेक्ट को एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए और जो वर्तमान समय का ट्रेंड एनालिसिस है उस ट्रेंड एनालिसिस को करते हुए हम विषय वस्तु को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल हमारे चैनल पर दो सब्जेक्ट जीएस के दो सब्जेक्ट रनिंग में है, एक फिजिक्स और दूसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक, हालांकि हमने एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं इस चैनल पर जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। और चलिए हम लोग सीधे बिना समय गंवाए हुए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इस टॉपिक में सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग आज क्लियर करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि खास करके थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए भारत के अंदर यानी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया। भारत के अलावा विदेशों में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो विदेशों में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था उसको लेकर के पढ़ेंगे। और उसमें एक संस्था का नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1875 ईस्वी को अमेरिका में किया गया था। और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है मैडम ब्लाटवस्की जो रूस की रहने वाले थे, और कर्नल अल्काउट, और ये कर्नल अल्काउट अमेरिका से बिलोंग करते थे। इन दोनों के प्रयास से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग देखें तो मुख्य उद्देश्य था धर्म में, यानी कि भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों में, यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश है वहां अगर धर्म में समाज में जो बुराई है कुरीति है उसको दूर करने के लिए इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा धर्म में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक अच्छा, सबसे अच्छा बेहतरीन व्यक्तित्व तो है एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, और ये एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में जुड़ी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद ये 1893 ईस्वी में भारत आई थी। यानी एनी बेसेंट जब भारत आई थी तो थियोसॉफिस्ट के रूप में भारत आई थी, और इनके आने से पहले ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय जो है, एक मुख्यालय स्थापित किया गया था अडियार में, मद्रास के अडियार में। देखिए यहाँ हम लोग अच्छी से याद रखने का प्रयास करेंगे। ये जो अडियार देख रहे हैं, अडियार मद्रास में पड़ता है। और कई एग्जाम्स में, जैसे कि बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न पूछ चुका है, बीएसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। तो याद रखेंगे हम लोग अडियार। अडियार में कब स्थापित किया गया था? तो 1882 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ करके भारत आने का काम किया था 1893 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी भारत के लिए एक युग परिवर्तन का काल माना जाता है।
एक महत्वपूर्ण डेट माना जाता है। यहां से हम लोग अगर कनेक्ट करें तो 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद एक और बात करें हम लोग तो 1893 ईस्वी में ही पहली बार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेने के लिए गए थे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो है 1893 ईस्वी एक युग परिवर्तन माना जाता है। तो 1893 ईस्वी में ही एनी बेसेंट भारत आई। उसके बाद भारत आने के बाद इन्होंने देखा कि भारतीय समाज एवं धर्म में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के इन्होंने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया क्योंकि इनको पता था कि अगर हम धर्म में, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, इन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तो बिना शिक्षा के, बिना प्रचार प्रसार के ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। तो लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ही बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। और यही बाद में आगे चल करके सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। तो यहां भी हम लोग याद रखेंगे 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शासन था। एनी बेसेंट जब आई थी तो उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजों के अत्याचार से भारत बिल्कुल त्राहित था। भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, भारतीयों को अपने अधिकार से ही वंचित रखा जा रहा था, इसको लेकर के एनी बेसेंट ने आवाज उठाई। और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य भारत के लोगों से मिलकर के भारत में एक होम रूल लीग आंदोलन चलाने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि भारतीयों को भारत में शासन करने के लिए दिया जाए, यानी कि होम रूल। और ये लोग पहले से ही, एनी बेसेंट के आने से पहले से ही भारत के लोग स्वराज को लेकर के बात कर रहे थे और होम रूल को लेकर के बात कर रहे थे। तो इनकी आवाज उठाने का काम किया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक से मिलकर के 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया। और इनका जो मुख्यालय रहा, होम रूल लीग का जो मुख्यालय रहा, वो रहा मद्रास में। जबकि इसी समय 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में होम रूल आंदोलन चलाया। उसके बाद होम रूल आंदोलन भारतीयों के लिए चलाया तो भारत में इनको एक अलग पहचान मिलने लगा। थी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से, लेकिन भारत में इनको एक अलग वैल्यू मिलने लगा और एक अलग नाम मिलने लगा। और 1917 ईस्वी में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, ध्यान रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण बात है, यहां आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तो उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्षता दिया गया था। यानी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट को दिया गया था। इस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी। प्रथम महिला एनी बेसेंट बनी, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इनका होम रूल आंदोलन चल रहा था। बस इसी समय देखिए क्या होता है कि मॉन्टेग्यू के द्वारा इस समय मॉन्टेग्यू घोषणा आया था 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में बोल दिया गया था, मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत बोल दिया गया था कि अगर भारत के लोग यानी भारतीयों अपने होम रूल यानी कि राज्य में शासन करने को लेकर के मांग कर रही है तो हमारी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द भारतीयों को होम रूल दिया जाए, यानी प्रांतों में शासन करने का अधिकार दिया जाए। यह घोषणा कर दिया मॉन्टेग्यू। और इस घोषणा
के बाद एनी बेसेंट जो अपना होम रूल आंदोलन चला रही थी, होम रूल आंदोलन को वापस ले ली, क्योंकि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ही था कि भारतीयों को राज्यों में, प्रांतों में शासन करने के लिए दिया जाए, यानी स्वायत्तता दिया जाए। तो इसको लेकर के जब मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 1917 में, तो होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट चला रही थी, इसको वापस ले लिया। देखिए, जैसे ही होम रूल आंदोलन वापस लिया, तो कांग्रेस के मन में जो एनी बेसेंट को लेकर के सद्भावना थी, जो अच्छा विचार था, वो धीरे धीरे विचार टूटने लगा, है ना। और एनी बेसेंट और कांग्रेस के बीच दूरी बनना शुरू हो गया। अब देखिए, आगे चल करके गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। इसके कई कारण हैं। 1900 ईस्वी के आसपास 1919 ईस्वी में ऐसी घटनाएं घटी जिससे प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने का प्रयास किया। अब 1919 ईस्वी की घटना आप देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी समय अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया और इसी समय ब्रिटिश तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको वापस ले लिया, जिस कारण पूरे दुनिया के मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और भारत के मुसलमान भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत के मुस्लिमों के द्वारा भी भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के गांधी जी 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन चलाए, तो इस असहयोग आंदोलन का विरोध की एनी बेसेंट, इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया एनी बेसेंट और कहा कि यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, इसको एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस और एनी बेसेंट के बीच दूरी बनती चली गई। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं, और कुछ हमको याद रखना है कि एनी बेसेंट की जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उसको ध्यान में रखिएगा। कॉमनवेल्थ एक पत्रिका है, कई एग्जाम्स में कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है कि कॉमनवेल्थ किसकी रचना है। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद न्यू इंडिया, यहां ध्यान दीजिएगा, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में दिक्कत होती है। न्यू इंडिया किसकी रचना है? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की रचना है। तो इस तरह से हमने एनी बेसेंट को कवर किया। यहां से जो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है उसको हमने डिटेल समझाने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आर्य समाज को। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियां यानी बुराइयां थी, उसको दूर करने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। उसके बाद आर्य समाज भी भारतीय, खास करके हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई है, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में फैली हुई धर्म में फैली हुई व्याप्त कुरीति एवं बुराइयों को दूर करना। तो इसी उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। अब हम लोग थोड़ा जानकारी एकत्रित करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, कई बार बिहार पुलिस और बिहार जैसे एग्जाम से पूछ चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम मूल शंकर था। और ये 21 वर्ष की अवस्था में अपने सांसारिक जीवन से मुक्त होकर के, यानी अपने सांसारिक जीवन की मोह माया से मुक्त होकर के गृह त्याग किया। 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इन्होंने अपना गुरु स्वामी पूर्णानंद और स्वामी विरजानंद को माना। ध्यान रखिएगा, स्वामी पूर्णानंद और स्वामी विरजानंद ये दोनों स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। अब दोनों ऑप्शन अगर रहेगा तो आप इसे मार सकते हैं स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया, इन्हीं से इन्होंने अध्यात्म ज्ञान की जानकारी प्राप्त किया और आधाध्यत्मिक ज्ञान का आधार इन्होंने
वेद को बनाया। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, यहां ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान का आधार, इन्होंने अपना आधार जो बनाया था वेद को ही बनाया था। और इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज पर विशेष बल दिए। आप यहां देख सकते हैं, स्वराज पर विशेष बल दिए। अब प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने स्वराज पर विशेष बल दिया और इन्होंने स्वराज पर बल देते हुए कहा, जिसका देश उसका शासन, जिसका देश उसका शासन। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी वकालत की। यानी सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कौन प्रयास किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हें देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक काल के प्रथम सामाजिक धार्मिक सुधारवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने महिलाओं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। देखिए ध्यान दीजिए, इस समय हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ भारत में इतना धर्म में छुआछूत था कि शूद्रों को वेद तक पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को छुआछूत हीन की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार देने का काम किया दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार दिया। देखिए, इनके द्वारा दो पुस्तक, प्रमुख पुस्तक है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वेदभास की रचना किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और सत्यार्थ प्रकाश में ही स्वराज शब्द का विशेष वर्णन किया गया है, स्वराज शब्द का विशेष उल्लेख किया गया है। आर्य समाज का कुछ नारा था, प्रमुख नारा हम लोग याद रखेंगे। आर्य समाज का प्रमुख नारा था, देखिए हम पहले ही बता दिए कि आर्य समाज स्वराज पर विशेष बल देता है। तो इन्होंने कहा था, इनका नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है। और इनका मानना था, आर्य समाज के लोगों का मानना था, यानी खास करके दयानंद सरस्वती का मानना था कि खराब से खराब शासन, खराब से खराब देसी शासन, ध्यान दीजिएगा, खराब से खराब देसी शासन बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से कहीं बेहतर है। ये आर्य समाज का प्रमुख कथन था, विचारधारा था, एकदम बेहतरीन विचारधारा था। इन्होंने हमेशा स्वराज पर विशेष बल दिया है। उसके बाद इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि दयानंद सरस्वती का ज्ञान का जो आधार था वो वेद ही था। तो इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद इन्होंने शुद्धि आंदोलन चला, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद गौ रक्षा आंदोलन भी चलाए थे। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे हमने एक जगह किया है, आप याद कीजिएगा। उसके बाद आर्य समाज के ऊपर ब्रिटिश ने दबाव भी बनाया, आरोप भी लगाया। आरोप लगाने का मुख्य कारण था कि ये स्वराज पर बल देते थे, तो स्वाभाविक है अंग्रेज इससे खपा होंगे, अंग्रेजी शासन प्रभावित होगा। तो इन्होंने, यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि भारत में अशांति का जनक, भारत में अशांति का जनक संस्था के रूप में आर्य समाज है। आर्य समाज भारत में अशांति फैलाने का काम करता है। जबकि वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का दूत कहा। इसे भी आप याद रखिएगा। जब व्यक्ति के रूप में कहेगा तो आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, और जब संस्था के रूप में कहेगा तो किस संस्था को भारत में अशांति का दूत कहा जाता है, तो आंसर हम लोग लगाएंगे आर्य समाज को। उसके बाद कुछ फैक्ट यहां पर आप ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर भी कहा जाता है। उसके बाद दयानंद सरस्वती के सहयोगी थे लाला हंसराज, जिन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना किए थे लाहौर में, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है अजमेर, और अजमेर कहाँ है तो राजस्थान में।
राजस्थान में इनकी मृत्यु हो गई। आर्य समाज का मुख्यालय एकदम इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप अगर बिहार शिक्षक जो बीपीएससी के अंतर्गत वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर बीपीएससी 70वीं बीपीएससी प्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप इन टॉपिक को बेहतरीन तरीका से तैयार कीजिए, ताकि स्टेटमेंट और कूट में जो सवाल बनते हैं वो आपको गलत नहीं होंगे। आप देखिए, आर्य समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आर्य समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद बलि प्रथा, यानी जो धार्मिक परंपरा होती है बलि प्रथा का भी विरोध किया इन्होंने। उसके बाद झूठे कर्मकांड और अंधविश्वास था, इसको भी इन्होंने नकार दिया, कहा कि ये सब चीजें सही नहीं है। उसके बाद छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने कहा कि समाज में जो छुआछूत है, जो उच्च धर्म निम्न धर्म, उच्च जाति के लोग निम्न जाति से छुआछूत की भावना रखते हैं, इसको मिटाने का प्रयास किया। उसके बाद जातिगत भेदभाव, जो उच्च जाति के लोग हैं निम्न जाति के लोग हैं, दोनों में जो भेदभाव है इसको कम करने का प्रयास किया। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत, इसमें हमने दो टॉपिक को कवर किया, यानी कि दो व्यक्तित्व को पढ़ा, एक एनी बेसेंट के बारे में, और एनी बेसेंट के साथ साथ हम लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को कवर किया। उसके बाद इसके अंतर्गत ही हमने आर्य समाज को पढ़ा, और आर्य समाज के अंतर्गत जो व्यक्तित्व थे जिनके वजह से आर्य समाज प्रफुल्लित हुआ उनको हमने पढ़ा, जैसे कि दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी हुई जो जितनी भी फैक्चुअल डाटा था हमने एक साथ रख दिया। तो इस वीडियो लेक्चर को यही हम रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।